हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी अच्छे होंगे वैसा उम्मीद करता हूं। देखिए यहाँ पे हम लोग आज आ गए हैं आपके लिए रेस्पिरेशन का लेक्चर 2 लेकर के। आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा, देख लिया, अच्छी बात। नहीं देखो जाकर देख लेना फिर से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। चलिए ओके, हम आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में आपको मैंने एरोबिक डिस्कस कर लिया था, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि आपको समझ में भी आया होगा, हम उम्मीद करते हैं ऐसा। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें एन एरोबिक का। ठीक है, एन एरोबिक का, एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। देखना यहाँ पे ध्यान से, आपका जो एन एरोबिक वाला केस है ये प्लांट्स में अलग होता है और एनिमल्स में अलग होता है। ठीक है, मतलब इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं सब प्लांट्स के केस में अलग होता है, एनिमल्स के केस में अलग होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे पहले आप ये समझो कि एन एरोबिक का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आपने एरोबिक में पढ़ा था कि एरोबिक क्या होता था। एरोबिक में होता था कि मतलब कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ब्रेक कर रहा था। ठीक है, आपका एन एरोबिक में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेक तो करेगा लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वो ब्रेक कर रहा था ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे कंप्लीटली ब्रेक कर रहा था, कंप्लीटली ब्रेक कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये पार्शियली ब्रेक करेगा। ठीक है, और जो कि यहाँ पे आपके रिएक्टेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे सो भी आपके अलग अलग हो सकते हैं, डिफर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए आप ध्यान से देखना, बात को समझना, समझ में आ जाए, याद है ना। लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी के साथ शेयर करना है। ओके, देखिए आगे देखो, सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं प्लांट का। तो प्लांट वाले केस में होता क्या है कि जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है। ये आपका क्या करता है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम के केस में, रेस्पिरेटरी एंजाइम के केस में, ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स का, ये प्लांट्स का केस होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये आपका बनाता क्या है, बनाता है आपका इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल बनाता है। ठीक है, और साथ में बनता है CO2, साथ में बनता है CO2। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे निकलता है 2 ATP एनर्जी, 2 ATP एनर्जी। मतलब एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले केस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है सो रेस्पिरेटरी एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक करता है, टूटता है और बनाता है C2H5OH, जिसको बोलते क्या है, बोलते हैं इसको इथेनॉल। ये क्या है, ये है इथेनॉल, ये एक अल्कोहल ग्रुप का केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, ये इथेनॉल बनता है, साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और केवल 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं एनिमल्स वाले केस में। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, ये भी आपका रेस्पिरेटरी एंजाइम के प्रेजेंस में हम बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स वाला केस है आपका, एनिमल्स वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर ये ब्रेक करता है, बनता क्या है, बनता है पर्टिकुलर आपका C3H6O3, C3H6O3, इसका 2 मॉलिक्यूल बनता है और साथ में बनता है 2 ATP एनर्जी। ये है आपका लैक्टिक एसिड का फार्मूला, लैक्टिक एसिड का फार्मूला है आपका। ठीक है, ये इथेनॉल बनता है यहाँ बाई प्रोडक्ट में, यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है एनिमल्स के केस में। ठीक है, देखो यहाँ पर एन एरोबिक के बारे में सबसे बड़ा बात ये है कि आपका जो एन एरोबिक वाला केस है, ठीक है, ये जो केस है आपका, ये एक एब नॉर्मल केस है। ठीक है, मतलब कि नॉर्मली किसी के अंदर आपका पार्टिकुलर एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं जहाँ पर ये पार्टिकुलर परफॉर्म होता है, नहीं तो जनरली सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एरोबिक ही होता है। ठीक है, एकमात्र ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, YEST। ठीक है, ईस्ट जो होता है पर्टिकुलर, वो जो ईस्ट है पर्टिकुलर आपका, वो एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है इस धरती पे जो कि सिर्फ और सिर्फ एन एरोबिक के थ्रू ही अपना एनर्जी बनाता है, अपना एनर्जी प्रिपेयर करता है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ प्रेजेंट वो सबके सब नॉर्मली एरोबिक ही करते हैं। ठीक है, एरोबिक ही करते हैं। अब एरोबिक वाले केस में क्या होता है, देखना यहाँ पे कि रेस्पिरेशन का जो रेट होता है, ठीक है, मतलब 1 मिनट में कितना एनर्जी बनेगा, ये हर किसी के हैबिटाट के अकॉर्डिंग फिक्स होता है।
ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग पर्टिकुलर के रेस्पिरेशन जब होता है हम लोग का, खासकर एरोबिक वाला केस जब होता है, ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो एक होता है ब्रीदिंग, ठीक है, और एक होता है ऑक्सीडेशन। 2 स्टेप्स होते हैं, ब्रीदिंग और ऑक्सीडेशन, पढ़ेंगे आगे हम लोग उसको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे उसके बारे में भी कि रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स होते हैं, एक को बोलते हैं ब्रीदिंग और एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात यह है असल में कि जो ब्रीदिंग वाला केस होता है उस ब्रीदिंग के थ्रू ही हमारे बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है सो इंटर करता है, और वही ऑक्सीजन आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके और ब्रेक करता था आपके एरोबिक वाले केस में, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि जो ब्रीदिंग का, जो ब्रीद इन का जो रेट होता है, सांस लेने का जो रेट होता है, वो हर इंसान के अंदर या हर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके अपने अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हुआ रहता है, ठीक है, वो हुआ रहता है एडजस्ट, मतलब हर किसी का ब्रीदिंग रेट फिक्स होता है अपने अपने अकॉर्डिंग, सबका अलग होता है लेकिन अपने अकॉर्डिंग उसका फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि पर्टिकुलर मेरा मान लो कि फिक्स है कि 1 मिनट में हम 50 सांस ले सकते हैं, ठीक है, तो उतना ही सांस लेंगे हमेशा, वो मेरा फिक्स है। वो अचानक से बूस्टअप नहीं हो सकता है, अगर बूस्टअप करना है इसको हमको, तो हमको धीरे धीरे इसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी, जो इंसान जितना काम करता है, ठीक है, जो इंसान जितना ज़्यादा काम करेगा उसके बॉडी को उतना ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। जो इंसान है, जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा काम करेगा, जितना ज़्यादा वर्क करेगा, उसको उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है उसको उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। अब क्या है बेसिकली बात कि हर किसी का काम का मतलब जो तरीका होता है करने का अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा सिंपल रूटीन सुबह उठते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं, थोड़ा मतलब कुछ काम किए, अपना पढ़ाई करना हो तो कर लिए, आपको पढ़ाने आ जाते हैं, ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं। मतलब मेरे जो डेली का दिनचर्या है, मेरा जो पर्टिकुलर रूटीन है, डेली रूटीन है, उसमें कोई ऐसा हेवी वर्क नहीं है जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़े, तो मेरा जो ब्रीदिंग रेट होगा वो काफ़ी कम होगा, ठीक है। वही कोई लेबर ग्रेड का, कोई लेबर काम कर रहा है, कोई ईंटा ढो रहा है, ठीक है, कोई बड़े बड़े मेहनत वाला काम कर रहा है, कोई जिम में पसीना बहा रहा है, ठीक है, तो वो जो जितना काम वो कर रहा है ना, उस काम को कंप्लीट करने के लिए उसको एनर्जी मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए होता है, ठीक है। और उस एनर्जी के नीड को फुलफिल करने के लिए उसका ब्रीदिंग रेट ऑलरेडी एडजस्ट होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी एडजस्ट होता है। अब बेसिकली कोई ऐसा इंसान जो मेरी तरह हो, ठीक है, मतलब अब सिंपल काम करता हो, कोई खास ज़्यादा वर्कलोड नहीं करता हो, उसको अचानक से सर पे भूत सवार हो जाए कि भाई हमको बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है, ठीक है, हमको बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बनना है। अब बॉडी बिल्डर बनने के लिए गया, जिम ज्वाइन कर लिया और लगातार 2 घंटा पसीना बहा दिया, ठीक है, लगातार 2 घंटा वहाँ पे खूब हेवी वर्कआउट किया, उस समय तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्कआउट करने के बाद जब घर आएगा ना, तो उसका शरीर का हर एक अंग दर्द करता है, मस्कुलर क्रम्प बोलते हैं उसको, जो पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। पता है ऐसा क्यों होता है? इसका कारण कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड है। ये लैक्टिक एसिड है जो कि आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में एनिमल्स के अंदर बनता है। मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि जो मतलब अचानक से कोई हेवी वर्क कर लिए, मेरा जो वर्क था पहले काफ़ी कम था, मैंने अचानक से हेवी वर्क किया, ठीक है, तो उस हेवी वर्क को करने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी के नीड को फुलफिल करने के लिए मेरा ब्रीथिंग रेट उतना फास्ट है नहीं। उस केस में क्या होगा कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो ग्लूकोज है उसको प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इस केस में उस एनर्जी के नीड को फुलफिल करने के लिए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो आपके ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही रेस्पिरेशन शुरू करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू करता है, और इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता क्या है? मिलता है आपका लैक्टिक एसिड और साथ में 2 एटीपी एनर्जी। यही जो आपका 2 एटीपी एनर्जी एक्स्ट्रा मिल गया, भले ही कम है पर एक्स्ट्रा तो है ना, 38 था ही ऑलरेडी मिल रहा था, प्लस में 2 और प्लस 2 और मतलब कि अब 40 एटीपी हमको मिल रहा है, मतलब पहले से कुछ ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। देखिए हल्का एनर्जी तो बढ़ा, ठीक है, लेकिन साथ में जो हमको दिया लैक्टिक एसिड जो हमको 4 दिन तक फिर उठने नहीं देता है। मतलब कि ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मल केस है, और एबनॉर्मल केस हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, ठीक है।
तो ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। समझ में आ गई है तो लाइक ठोक दीजिए, एकदम लाइक ठोक देना एकदम, ठीक है, और शेयर कर दो, पूरा शेयर कर दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्लांट्स वाले केस में, ठीक है। जैसे एबनॉर्मल कहीं भी होगा, एबनॉर्मल केस कहीं भी होगा तो उससे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे, ठीक है। यदि हम प्लांट्स के केस की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या हुआ कि इथेनॉल बना, ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल बना, ठीक है। आप यदि आप किसान के फैमिली से बिलोंग करते होंगे, आपने खेती को गौर से देखा होगा, समझा होगा, तो बरसात के मौसम में जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर खेत में जहाँ फसल लगा हुआ है लंबे समय तक वहाँ पानी लगा रह जाता है ना, तो फसल खराब हो जाता है। कितना विचित्र बात है, कितना अजीब बात है कि नहीं है। मतलब आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई, मतलब जो मैक्सिमम बच्चे होंगे वैसा सोच रहे होंगे कि भाई पानी तो फसल के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, पानी फसल के लिए फ़ायदेमंद है। अब पानी से फसल कैसे खराब हो रहा है, ठीक है, पानी से फसल कैसे खराब हो रहा है, तो इसका कारण है, कारण ये है यदि आप प्लांट के ब्रीदिंग ऑर्गन की बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन नाक, उसका लंग्स हो गया, ठीक है, नाक की हेल्प से हम लंग्स में सांस लेते हैं, ठीक है, ये ब्रीदिंग ऑर्गन हमारा है, इसके हेल्प से हम सांस ले रहे हैं, ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स है वो 3 होते हैं, 3 अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू प्लांट ब्रीद इन या ब्रीद आउट करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है। पहला है आपका स्टोमाटा ऑफ लीफ, लीफ में स्टोमाटा होता है, उसके थ्रू करता है। सेकंड होता है लेंटी सेल्स ऑफ स्टीम बार्क, जो स्टीम बार्क होता है प्लांट का, उसमें लेंटी सेल्स होते हैं, उसके हेल्प से करता है। और थर्ड होता है पर्टिकुलर आपका रूट हेयर्स ऑफ रूट, जो प्लांट का रूट होता है उसमें रूट हेयर्स होते हैं, उसके हेल्प से करता है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये बात बेसिकली बात ये होता है कि जो प्लांट का स्टोमाटा है वो लीफ में है, ऑब्वियसली बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जो प्लांट का लेंटी सेल है स्टीम में है, वो भी बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लांट का जो रूट होता है, रूट बेसिकली, ठीक है, वो रूट का है, वो रूट जमीन के अंदर है, ठीक है। और वो रूट भी आपका रेस्पिरेशन कर रहा होता है, उसको भी मतलब ऑक्सीजन बाहर से मिल रहा होता है। आप देखते हैं ना कि जब भी खेत में फसल लगता है तो पहले खेत में हम उसको जोतते हैं, ठीक है, मतलब उसके मिट्टी को हम पोरस बनाते हैं, ठीक है। पोरस मिट्टी को इसलिए बनाते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक एयर जो है सो उस मिट्टी के अंदर जा सके, ताकि वहाँ मौजूद रूट हेयर्स को भी हवा मिल सके, ताकि वो भी अपना ब्रीथ इन करके गैसियस एक्सचेंज करके अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को अच्छे से कर सके, ठीक है। इवन जब खेत बन जाता है फिर भी खेत में केरौनी वगैरह, मतलब फिर से खुरपी वगैरह, हम बिहार से हैं तो वहाँ पे केरौनी बोलते हैं, आप लोग के पता नहीं क्या बोलते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे केरौनी होता है जिसकी वजह से मतलब प्लांट के जब जो खेत होता है पूरा, जो फसल होता है उसके आसपास की ज़मीन को फिर से मतलब भुरभुरा हल्का पोरस बनाया जाता है, ताकि जो हवा है एटमॉस्फेरिक एयर है सो अंदर घुस सके, ठीक है, ताकि उस रूट हेयर को ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ केस में, जब उस केस में जब पार्टिकुलर पानी लगे चारों तरफ, जब खेत में लंबे समय तक पानी लग गया आपका, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपका जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर में मौजूद ऑक्सीजन है, सो उस रूट के पास नहीं पहुंच पाएगा, रूट हेयर के पास नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में पानी आ गया, बीच में पानी आ गया। अब आप कह सकते हैं कि सर पानी में भी तो ऑक्सीजन होता है ना, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, ऑब्वियसली मछली लोग जो होते हैं, फिश वगैरह होते हैं, सो वो मतलब पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट भी ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनका तरीका अलग होता है, सबके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है कि वो पानी से ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। पानी से ऑक्सीजन वही ले सकता है जिसके पास गिल्स होगा, जो फिश के पास होता है, ठीक है। ना हम ले सकते हैं ना ही टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ले सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे हैबिटेट में रहे ही नहीं है, ठीक है। तो वो अपना ऑक्सीजन तभी ले पाएंगे जब ऑक्सीजन उनको हवा से मिलेगा, हवा तो वहाँ पहुँच नहीं रहा है, हवा तो वहाँ पहुँच नहीं रहा है। अब जब हवा वहाँ नहीं पहुँचेगा उस पर्टिकुलर प्लांट के रूट हेयर के पास, तो रूट हेयर उस केस में क्या करेगा कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही आपका ये वाला काम करना, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देगा, और उसके परिणाम के स्वरूप हमको यहाँ पे क्या मिलेगा इथेनॉल, C2H5OH, ये इथेनॉल मिलेगा, 2 ATP एनर्जी भी मिलेगा, ठीक है। तो ये तो है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ है इथेनॉल। अभी इथेनॉल क्या करता है बेसिकली कि आपने पढ़ा होगा पहले भी कि प्लांट के रूट से वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जाइलम ट्यूब होता है, जाइलम ट्यूब होता है जो कि प्लांट के रूट से वाटर मिनरल्स को लेके जाता है, कहाँ पे लेके जाता है, पर्टिकुलर लीफ के पास जहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है,
ठीक है, जहाँ फूड खाना बना पड़ता है प्लांट का, ठीक है। अब ये इथेनॉल क्या करता है कि इथेनॉल आपके उसी जाइलम ट्यूब को ही ब्लॉक कर देता है। जाइलम ट्यूब को ब्लॉक कर दिया, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जाइलम ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से अब उस जाइलम ट्यूब में वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा, मतलब लीफ को पानी मिलेगा ही नहीं। अब लीफ को पानी नहीं मिलेगा तो फिर प्लांट का फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड कहाँ बनेगा, फूड नहीं बनेगा, एनर्जी कहाँ बनेगा, मतलब कि आपको न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है। और न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन क्या है, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, यदि ये नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि चारों तरफ पानी होते हुए भी उस प्लांट को पानी नहीं मिलता है। कितना अजीब बात है, सोचो, चारों तरफ पानी है लेकिन उस प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, प्लांट को पानी नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये इसके साइड इफेक्ट है आपके इथेनॉल का, जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है। क्लियर बात समझ में आई आपको, समझ गया आ गई तो फिर क्या करना है, एकदम थम्स अप करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में आपको इतना ही छोड़ते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में और एरोबिक के बारे में, ये जो इक्वेशंस लिखवाए हैं ना, आपको इक्वेशन डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, जो बाहर से दिखता है अंदर क्या होता है इसके बारे में कल बात करेंगे। कल का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। क्लास विथ जस्ट स्टार्ट हुआ है, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा जरूर, इसलिए जब भी वीडियो आएगा उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, ओके।